चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है सर की? जी, कोई अनम्यूट करके बताएगा सर को? कैन यू? यस सर। ठीक है, चलिए। चलिए, हमने एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें से कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या डज नॉट कॉन्सेप्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहें? अदरवाइज हम आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो विल मूव फॉरवर्ड कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम लार्ज साइज को और कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी, तो हम देखते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी हैड अर्ली 50s, जब आप पैदा नहीं हुए थे, तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें लिखी जाती थी वो ना ही हाई लेवल लैंग्वेज में तो थी। वो नॉर्मली असेंबली डायरेक्ट आप एक बहुत ही कोड लिखते थे जो बहुत छोटा सा होता था, डायरेक्ट प्रोसेसर से बात करता था। तो राइट साइड पे आपको एग्जांपल लिखी हुई है कि आप एक सब रूटीन में चीज़ों को जंप कराते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐड करते थे, कंपेयर करते थे। ये बहुत ही मुश्किल सी लैंग्वेज है। यू डायरेक्ट राइट साइड पे लिखा हुआ है कि आप इसको ए एक्स को कंपेयर कर। ए एक्स एक रजिस्टर का नाम है जिसमें 97 पड़ा हुआ है, अगर उसे लेस है तो ये कर लो, अगर ज़्यादा है तो ये कर दो। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट दोज प्रोग्राम, लेकिन ये होते बहुत छोटे थे, डायरेक्टली एड्रेस होते थे। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज हर आदमी अपने हिसाब से लिख लेता था। ठीक है, तो एवरी प्रोग्राम डेवलप हिज ओन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि थोड़े से लोग होते थे वो अपनी प्रोग्रामिंग करते थे। ठीक है ना, तो जो भी उसको भी तरीका आता था। तो नॉर्मली बिल्ड फिक्स वाली जो मेथडोलॉजी थी कि भाई बनाया, फिर गलती हुई तो फिर सही कर लिया। ठीक है, तो दैट वाज द अर्ली स्टेज जिसमें हम ये सब किया करते थे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम ही बहुत छोटा होता था, छोटे थोड़े से वेरिएबल होते थे, 2 लोग प्रोग्राम, 3 लोग प्रोग्राम लिख रहे होते थे। तो इतना ये सारे चैलेंजेस नहीं थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रोसेसर से डायरेक्टली कुछ बात होती थी, उससे हम कुछ कंप्यूट कर लेते थे। उसके बाद 60s के अंदर ही आपको लैंग्वेजेस आई जो रिलेटिवली बेटर अंडरस्टैंडिंग होती थी लोगों की। यानी फोर्ट्रैन इज ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन, अगर इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर लिखना है तो फोर्ट्रैन में लिखेंगे। इसी तरह से एल्गोल, आरपीजी, कुबोल। ठीक है ना, तो ये वो थे जिनकी जिनकी रीडेबिलिटी यानी ज़्यादा थी। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा एफर्ट या समझना रिड्यूस तो हो गया, यानी मुश्किल ज़रा कम हो गई और प्रोडक्टिविटी हायर हो गई। तो प्रोडक्टिविटी हायर का मतलब है कि गलती, यानी जो आप सॉफ्टवेयर लिखते थे उसमें गलती कम होती थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चैलेंजेस थे कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आप नहीं लिख सकते थे। तो प्रोडक्टिविटी वाज हायर देन दी असेंबली लैंग्वेज, लेकिन बहरहाल फिर अभी आपको चैलेंज थे। इसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई मेच्योरिटी नहीं थी, प्रोसेस की मेच्योरिटी नहीं थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थे। मेच्योरिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोसेस से लिखा जाए जिसमें गलती के इम्कान कम हो जाए। ठीक है ना, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मेच्योर प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें भी टिपिकल प्रोग्राम साइज बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है ना, तो आपने हायर लैंग्वेज तो यूज कर ली, लेकिन अभी आपके पास प्रोसेस कोई जबरदस्त किस्म का नहीं था। दैट वाज एन एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि अगर बड़ा एप्लीकेशन लिखनी है तो हमें अपने कंट्रोल, अपना जो लैंग्वेज का जो फ्लो है उसको बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के फ्लो को सिवाय गो टू के हम नहीं कंट्रोल करते थे। फिर हमने क्या किया, देखिए, फिर लेट 60s में हमने क्या किया कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है बिजनेस की, इंश्योरेंस की या बैंकिंग की, ये दो ज़्यादा पॉपुलर थे। तो जो बिल्ड फिक्स अभी हमने पढ़ा था पिछली वीक्स में, तो ये इससे काम नहीं होता था। दैट वाज नॉट सफिशिएंट।
ठीक है ना, और बहुत टाइम लगता था, गलतियां बहुत होती थी, टू मैनी बग्स, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब था कि जनाब आपने बनाया और आपने सोचा कि जनाब ये प्रोग्राम आप 5 महीने में बना देंगे तो पहला रिलीज तो शायद 5-6 महीने में आ जाता था, लेकिन उसको सही करने में 3 महीने और लगते थे। एरर्स आते रहते थे, ठीक है, और उसको सही करना पड़ता था। तो इसका मतलब है कोई कोई चीज थी जो हमारे सॉफ्टवेयर को अच्छा बनने नहीं देती, तो दैट वाज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। प्रोग्राम को करेक्ट करने में इसमें भी बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जी ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम दो टर्म यूज होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, एक करेक्शन होती है और एक प्रिवेंटिव होती है। करेक्शन का मतलब ये है कि जब गलत हो गया कोई चीज़ सॉफ्टवेयर, तो आप उसको सही करेंगे, ठीक है ना। आपने सॉफ्टवेयर बनाया और बनाने के बाद जब उसमें एरर आया, जैसे बिल्ट एंड फिक्स में होता है, तो आप उसको सही कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड करेक्शन। प्रिवेंशन ये होता है कि जनाब बग आना ही नहीं चाहिए, तो ऐसी क्या मेजर्स करेंगे, तो वो हमने फिर सीखा। पिछले 20 सालों में हमने सीखा कि व्हाट हाउ डू यू प्रिवेंट एन एरर टू कम। तो उससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट कम लगती है, टाइम कम लगता है, और पहली दफा में आप प्रोग्राम सही बना पाते हैं। तो वो क्या टेक्निक्स हैं, तो एक टेक्निक आज हम देख रहे हैं, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो क्या होती है, हम बहुत लाइटली पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट उसका ये है कि प्रोग्रामर्स को जो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करना था मेंटेन करने के लिए, वो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक आदमी की मेंटेलिटी को, लॉजिक को समझना बहुत मुश्किल होता था। सॉफ्टवेयर तो बन गया किसी तरह से, लेकिन उसमें अगर एरर आया है तो वो नहीं सही हो रहा, अगर उसमें एनहांसमेंट आई है तो वो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ जो हमने अभी बताई थी कि जी सॉफ्टवेयर बनाना तो खैर बन गया, लेकिन उसको अगर मेंटेन करना है या उसमें कोई चेंज लानी है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। द प्रोग्राम वर नॉट इजीली रीडेबल, ठीक है। जब रीडेबल नहीं थे तो फिर वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाते थे, मेंटेन नहीं हो पाते थे। 1 साल 2 साल तो वो चलते थे, लेकिन अगर आप कहते हैं इसको 8 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, तो वो नहीं चल पाते थे। क्यों नहीं चल पाते थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक थ्योरी है कि सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट कैसे होता है कि जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। सॉफ्टवेयर तो वैसे ही रहता है, सॉफ्टवेयर तो वियर एंड टीयर नहीं होती जैसे कोई और चीज की वियर एंड टीयर होती है, लेकिन वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो एनहांस हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है तो चेंज नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। क्यों चेंज नहीं हो सकता, कि वो उसमें ऑप्शन नहीं रखे हुए, इस तरह से रीडेबल नहीं है, इस तरह से बना हुआ ही नहीं है। लेकिन अब हमने समझ लिया कि जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो इसको मेंटेन भी करना होगा, इसको रीड भी करना होगा, तो इसकी लॉजिक या इसका जो फ्लो है बहुत आसान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो पहली चीज आपने अगर पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, दिख रहा है आपको। फ्लो चार्ट में स्टार्ट कैसे होगा, इनपुट कैसे होगा, ये डिसीजन है। अगर ये होगा तो यहाँ चले जाना यस पे, और नो के ऊपर यहाँ चले जाना, तो दीज आर ब्रांचिंग, ठीक है ना। अब सॉफ्टवेयर में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है ना पहला लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो जिस प्रोग्राम को जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है वो उस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपको कहीं लूप चलानी होती है और कहीं डिसीजन लेने होते हैं कि ये 1 से 10 दफा करो या 1 से 50 दफा करो, तो दीज आर द लूप्स एंड देयर आर सर्टेन डिसीजंस। अगर ऐसा हो तो यहाँ चले जाना, अगर ऐसा हो तो इसको कंपेयर कर लेना, अगर ऐसा हो तो माइनस कर लेना। तो यू टेक सर्टेन डिसीजंस जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, और उसके बाद फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर वो स्ट्रक्चर्ड हो, उसका फ्लो चार्ट समझा दिया जाए और प्रोग्राम दे दिया जाए, तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा। जहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, 200-300 लाइन का तो ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख लाइन है जिसके अंदर एक मॉड्यूल में 50,000 लाइन है, एक मॉड्यूल में 50,000 लाइन है, तो 4 मॉड्यूल के अंदर 50,000 लाइन है, तो उसमें से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
तो पहली चीज तो उसमें कमेंट हो, ढूंढना आसान हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप उसके फ्लो चार्ट्स, उसके कंट्रोल फ्लो बना के साइड में डॉक्यूमेंटेड रखें, ताकि आपको पता हो कि ये वाले मॉड्यूल का जो फ्लो है वो इस तरह से है, तब प्रोग्राम को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि एक मैंने किताब लिख दी है जिसमें चैप्टर्स नहीं है और उसमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, तो उसमें किसी चीज को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही किताब को अगर टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया जाए, चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग चैप्टर हों और उन चैप्टर का फिर एक टेबल ऑफ कंटेंट हो, तो वो किताब में से कोई चीज ढूंढना, समझना, पढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको आप अलग अलग डिवाइड कर लें मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लें, फिर कुछ रीडेबल इस तरह से हो, मैंने बताया था कि नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, कोडिंग कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, उसके आगे अगर एफ लिखा है तो ये फॉरेन की है, अगर डैश पी लिखा हुआ है तो ये प्राइमरी की है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो नेम है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है ना, यानी जो जो भी आपका फंक्शन लिखा गया है वो बहुत ही रीडेबल होगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि जी ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, तो उसका नाम होगा टैक्स अंडरस्कोर कैलकुलेट, तो जिससे आपको पता चल जाएगा ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है सैलरी के ऊपर या कोई और चीज़, ठीक है। या आपका अगर मैंने प्रोग्राम बना रहा हूँ आपके ग्रेडिंग करने का, तो जो जो फंक्शन है उसको मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट कैल डैश ग्रेड, तो आपको पता चल गया ये ग्रेड कैलकुलेट करेगा ये फंक्शन। इसी तरह से जो नेम रखे जा रहे हैं वो बहुत, तो दैट्स हाउ यू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक फ्लो चार्ट है, कैसे शुरू होगा और ये इसके बाद कैसे डिसीजन होगा, डेटा कहाँ से आएगा, ये खत्म होगा। तो ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि हमने फ्लो चार्ट से थोड़ा सा फ्लो को समझा, कहाँ से इंफॉर्मेशन, डेटा कहाँ से आएगा, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएगी, प्रोसेस कहाँ से होगा और उसके बाद कहाँ जाएगा। तो अब ये आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली लेट 60s 70s की, जहाँ पर ये समझना आसान हो गया। अब ये है कि जी ये वाली लॉजिक, लॉजिक में क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में वो ब्रांच करेगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, फिर नंबर 5 में ये करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट के बाद दूसरी एक शक्ल होती है जिसमें आप उसकी एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं, उसको उसके पाथ को देखते हैं, ठीक है ना। तो जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, यू मेंटली ट्रेस द, यानी ड्राई रन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये अच्छा यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद ये करेगा, तो लॉजिक जो है ना वो समझना आसान हो जाती है। इसको ड्राई रन, यानी ड्राई रन का मतलब है कंप्यूटर में नहीं चला रहे, अपने दिमाग में चला रहे हैं। यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखा होगा, मैं भी नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो दिस इज द कंट्रोल फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। अब जो प्रोग्राम है, अगर मैंने लिखा हुआ है तो किसी और को समझना आसान हो जाएगा या उसको बताना आसान हो जाएगा उसको। ये वही चीज है जिसको आप एल्गोरिदम कहते हैं। आई डोंट नो किसी क्लास में आपने फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम पढ़ा होगा, तो एल्गोरिदम को आप ड्राई रन कर सकते हैं, अपनी लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं और लॉजिक किसी को समझा सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो खुद ही लिखना है, खुद ही समझना है और खुद ही सही करना है, तो उसमें तो किसी को समझाना नहीं होता था। अब तो ये क्यों आप एक टीम का पार्ट है, तो आपको किसी को पहले तो खुद समझना है, उसकी लॉजिक चेक करनी है, फिर आपको ये मालूम है कि ये मैं तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद लोग इसको टेस्ट करेंगे, एनहांस करेंगे, तो लोगों को समझना जरूरी है। तो यू विल डेवलप द एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो प्रोग्राम की लॉजिक, सूडो कोड भी कहते हैं इसको, लॉजिक, सूडो कोड, एल्गोरिदम्स, तो ये आप बनाते हैं और ये बाय चॉइस आप आसान बनाते हैं, क्योंकि आसान का मतलब है आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपने नहीं समझना है और लोगों ने समझना है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। अब ये एग्जाम्पल है, ये एक स्टेटमेंट लिखा है, अगर ए जो है वो 50 के बराबर है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं है तो फिर चेक करो बी जो है वो इससे बड़ा है कि नहीं है। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स। अब ये उसका कंट्रोल फ्लो है, ठीक है। जो ब्राउन कलर है दैट इज द फर्स्ट लाइन, और लाइन नंबर 6 जो है वो ये
पर्पल कलर से लिखी हुई है, बाकी ये है आपको 2 के अंदर वो डिसीजन लेता है, अगर ये है तो यहाँ पे चले जाओ, अगर ये है तो यहाँ पे चले जाओ। जब कॉम्प्लेक्स एक एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसको समझना आसान हो जाता है। अब इसके अंदर समझना, ट्रेस करना और पाथ करना, ये देखिए इसमें 3 पाथ नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। एक पाथ क्या है, 1 6 एंड 7, सबसे जो नीचे लिखा हुआ है 1 6 एंड 7, तो इसको अगर ट्रेस करना है तो मुझे पहले ये देखना होगा, फिर ये देखना होगा, फिर ये देखना होगा। पाथ 1 क्या है, 1 2 3 एंड 5 एंड 6 7, ये वाला पाथ है। ये वाला यहाँ से नहीं है, ये वाला यहाँ से, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 सिनेरियो डालने पड़ेंगे। एक सिनेरियो यहाँ से जा रहा है, एक सिनेरियो यहाँ से जा रहा है, एक सिनेरियो यहाँ से जा रहा है। तो जो भी आप लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, ये तो एक छोटा सा कंट्रोल है, और अगर इस तरह से हजारों कंट्रोल हो और वो समझ में ना आ रहे हो तो प्रॉब्ली वुड बी डिफिकल्ट। तभी थोड़ी सी फीलर आपको आ रही होगी। क्या फीलर आ रही है कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम खुद ही लिखते हैं और इसको ड्राई रन करके देख सकते हैं। ड्राई रन का मतलब है लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ेंगे किसी कोर्स में एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर या डिजाइन एंड एल्गोरिदम, आई डोंट नो कौन से सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो वो वाली चीजों में आप क्यों पढ़ रहे हैं, अब आप ये समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप ये एल्गोरिदम लिखते हैं, ड्राई रन करते हैं और एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होते हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट करके उसको दे देते हैं। 4 पेज के डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं, आप वो, और आप लिख देते हैं ये लाइन नंबर फलाने से यहाँ लाइन नंबर फलानी तक है। तो जब तुम सोर्स कोड पढ़ो और तुम्हें समझ में ना हो तो इन डॉक्यूमेंट को देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल। अब ये रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है तो मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा, चेंज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बात क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बना रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमने पहली बात तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाना है। दूसरी बात यह है कि जो बनाई जाएगी एप्लीकेशन वो बहुत अरसे तक चलेगी, और उस चलने के लिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने बनाया है उनके अलावा भी लोगों को समझ में आ जाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए और उसमें इन्हांस कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट एंड देन कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो में एप्लीकेशन का कंट्रोल यहाँ के बाद कहाँ जा रहा है, उसके बाद किस एप्लीकेशन में जा रहा है, हो सकता है वो यहाँ से किसी और मॉड्यूल के अंदर जा रहा हो, तो वो सारी इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, कहाँ जा रहा है, सर समझ ही नहीं आ रहा यहाँ के बाद वो कहाँ चला गया, सर इसके तो वही नहीं समझ में आ रही कि जा कहाँ रहा है, तो फिर नहीं समझ में आ रही तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ 1 लाख लाइन का कोड लिखा हो ठीक है, उसमें कमेंट ना हो, उसमें लॉजिक ना हो, तो यू कैन विजुअलाइज कि एक बहुत बड़ा बैंकिंग की एप्लीकेशन है और उसमें एक स्क्रीन पे आपको चेंज करने को कह दिया है, तो स्क्रीन ही नहीं मिल रहा। चलिए स्क्रीन मिल गया तो उसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर और कहाँ कहाँ से इंटीग्रेटेड है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप कहते हैं ये वाला जो मॉड्यूल है, लोन वाला मॉड्यूल, ये 3 अदर एप्लीकेशन से है, तो उसको जरा देख लेना, यहाँ यहाँ जाके ये वाली लाइनों में उसकी इंटीग्रेशन है। तो अगर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेड है तो चेंज करना आसान हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे, समझ में आ जाएगा और आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि यू आर पार्ट ऑफ ए लार्ज टीम जहाँ के 50-60 लोग हैं, सॉफ्टवेयर किसी और ने बनाया था और 2 साल बाद आपको दे दिया कि जनाब इसमें चेंज करो, तो आप खोलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसकी फाइल निकालेंगे, उसकी लॉजिक पढ़ेंगे, फिर आप कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और वो जो अगर आदमी मौजूद है तो उससे भी थोड़ा सा पूछ लेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, तो थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हैं कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को समझना, पढ़ना एक एक बहुत मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, मेंटल एक्सरसाइज इसलिए कि आप तो उस लॉजिक को लिखे हुए नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको पढ़ना समझना, वो एक एक्सरसाइज है जो सॉफ्टवेयर चेंज करना शायद 4 घंटे का काम होगा, लेकिन उसको समझना, उसकी लॉजिक को ट्रेस करना और उसको मेंटली समझ लेना कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ नहीं जा रही, तो उसमें शायद 3 दिन लग जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ये टाइम इन्वेस्टमेंट। चेंज करना तो बहुत आसान था, समझ में आ गया तो चेंज करना बहुत आसान है, समझ में ही नहीं आ रहा तो चेंज कैसे करूंगा, समझने में ही 3 दिन लग गए। ठीक है, और जब बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसका तो सिरा ही नहीं मिल रहा है कहीं से। थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सिनेरियो को, या यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्रोग्राम जो 2 दोस्तों ने लिखा हो तो उसने बता दिया आपको, प्रोग्राम ही थोड़ा सा था कि भाई तुम यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ तो ह्यूज प्रोग्राम है ना, सिरा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, आगे चलते हैं। तो
अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं नाम नहीं ले रहा, वो एप्लीकेशन उनकी बहुत बड़ी है और वो बैंक और एटीएम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन जो है ना, ये जो रेड में वर्ड लिखा हुआ है ना, ऐसी है वो, मतलब उसका सिरा ही नहीं मिलता है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, इसको छेड़ना नहीं। क्यों छेड़ना, क्यों नहीं, कि भाई ये फिर सब मुश्किल हो जाएगी। तो बिकॉज वो एप्लीकेशन इज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड। वो 8-9 साल पहले लिखी थी, कुछ जबरदस्त किस्म के प्रोग्रामर थे, उन्होंने लिख दी। लिखने के बाद वो कहीं और चले गए। लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से नहीं लिखा था कि हमने मेंटेन भी करना होगा। मेंटेन तो वो बैंकिंग में चल रही है, जो बैंक और एटीएम कनेक्ट होते हैं ना, वो एप्लीकेशन उसमें यूज होती है। तो वो एप्लीकेशन मेस है, मेस। उसको छेड़ना ये जैसे होता है ना, जैसे आपने बस बना दिया, उसको हिलाना नहीं, बस उंगली नहीं टच करना ही सब गिर पड़ेगा। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और वो उसको डीफैक्टराइजेशन यानी उसको स्ट्रक्चर करने में हिम्मत नहीं होती। दोबारा से लिख देंगे सर, अब ये 4 साल लगा के, पैसे लगा के, 2-4 करोड़ रुपए लगा के दोबारा से लिख दें, ये एप्लीकेशन को नहीं छेड़े। तो लेकिन एप्लीकेशन का फ्लो कौन बताएगा, उसकी चीजें कौन बताएगा। अगर डॉक्यूमेंट होती तो दोबारा से भी लिख लेते। अब क्योंकि वो लिखी भी नहीं है, तो यू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल प्रॉब्लम। तो प्रोग्राम इज ए मेस, मतलब चल रहा है, जबरदस्त एप्लीकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको छेड़ नहीं सकते आप। मेस है, मेस, ठीक है ना। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डीबग। अच्छा, समझ में आ भी जाए तो, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको छेड़े। मसलन जैसे अगर आपका घर है, अगर वो पिलर के ऊपर बना हुआ है, तो आप कहते हैं यार इसको, दीवार को तोड़ो और इसको कमरे को बड़ा कर दो। लेकिन अगर वो पिलर के ऊपर नहीं है, तो उसको आप छेड़ नहीं सकते। आप कहते नहीं, बस ऐसे ही है। घर अगर बड़ा करना है तो पूरा टूटेगा और फिर ये पिलर पे बनेगा और फिर ये दोबारा से होगा। तो समटाइम्स यू एबल टू अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्पैगेटी कोड। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दे अंडरस्टैंड द सिनेरियो, कि जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे वो अकेले नहीं होंगे, बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे, कम से कम 50-60 लोग होंगे। दूसरी बात कि आपने जो लॉजिक लिखनी है वो बहुत आसान लिखनी है। तीसरी बात, जो कुछ आपने लिखना है दैट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना। यानी जैसे हमने कहा कि जनाब चैप्टर को अलग अलग करें, तो वैसी फंक्शंस को अलग करें, फंक्शन को दोबारा से रिकॉल करें, और फंक्शन में कुछ चीज़ों को हाइड कर दें या एब्स्ट्रैक्ट कर दें। तो अब ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग में ना। ऊप्स पढ़ रहे हैं, तो ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्यों पढ़ी जा रही है और क्यों यूज की जा रही है। इसलिए कि भाई आपको ये पूरा जो प्रोसीजर है नहीं समझने की जरूरत नहीं है। बस ये पैरामीटर जाएगा और ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको, बस ये पता होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जनाब ये टैक्स की कैलकुलेशन कर देगा। अब वो कैसे करेगा, समझना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन 12 दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला फंक्शन 4 दफा लिख लो और इसको यूज कर लो, और इसकी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी आर ट्राइंग टू डू द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें हम चेंज कर पाए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि कस्टमर जब चलाएगा सॉफ्टवेयर, तो बहुत जल्दी जल्दी कहेगा प्रोग्राम में चेंज करना है, ये वाली रिपोर्ट भी चाहिए, ये वाली रिपोर्ट भी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेंज करना बहुत 2 महीने बाद, 4 महीने बाद चाहिए होगा, और जब तक वो सॉफ्टवेयर रिटायर नहीं हो जाता, तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसी तरह से एक और अभी हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन लिखी गई है, आई कैन नॉट कोट द नेम। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट है उसका, उसकी हर चीज बहुत ही यानी उसको चेंज करना बहुत आसान है। तो वो अगर आप ये वैसे ही जैसे आप एप्लीकेशन लिखने से पहले आपने व्हाइट बोर्ड यूज किया, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि ये वाला मॉड्यूल ऐसे होगा, ये वाला मॉड्यूल ऐसे होगा, इसमें इतनी डेटाबेस होगी, और हर चीज को अलग अलग कलर करके दिखा दिया कि भाई ये है स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरह से क्लासेस होंगी या इस तरह से प्रोसेस होंगे। अब वो प्रोसेस कहीं लिखे हुए हैं, तो जहां जाना आपने चेंज करनी है, आपको मालूम है कहाँ जाना है, किस फंक्शन को देखना है, और किन थोड़ी सी चीजों को चेंज करके वापस आ जाना है, और कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट आएगा। ये सारी चीजें आपको मालूम है, तो उसमें चेंज करना बहुत आसान है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। इट्स ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये क्योंकि जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, जिसने आर्किटेक्ट पढ़ी हुई है, उसने इस तरह से एप्लीकेशन बनाई होगी, इस तरह से आर्किटेक्ट किया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आर्किटेक्ट का वर्ड, मेंटेनेबल का वर्ड, और लार्ज टीम का आप हिस्सा हैं, ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है Yes, sir. जी।
अब हम देखते हैं कि वो क्या चीजें होती हैं जो आपको प्रोग्राम समझाने में मदद देती हैं। वो कहते हैं 3 चीजें होती हैं जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो 3 चीजें होती हैं जो आपको अगर सही तरह से समझ में आ रही है। एक तो सीक्वेंस, यानी आप लाइन पढ़ रहे हैं, पहली वाली लाइन पहले चलेगी, दूसरी वाली बाद में चलेगी, तीसरी, तो दैट्स द सीक्वेंस, ठीक है ना। फिर अगर उसको कहीं और लेके जाना है तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, इफ एंड देन से होगा या किसी और चीज से होगा, डू वाइल से होगा। अभी जो प्रोग्रामिंग में आप पढ़ रहे होंगे डू वाइल, इफ देन, तो दैट्स कॉल्ड सिलेक्शन, कि अगर इस सीक्वेंस से यहाँ लेके जाना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने नंबरों को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने में फिर आप कंपेयर करेंगे एक नंबर को दूसरे से, और अगर वो छोटा होगा तो आप उसको कहीं स्टोर कर देंगे, बड़ा होगा तो आप कहीं और स्टोर करेंगे। तो इसी तरह से आप पूरी सीक्वेंस बना देंगे, ठीक है। और ये सीक्वेंस बनाने के बाद वो नंबर स्टोर हो जाएंगे। अब क्योंकि कंप्यूटर है तो बहुत तेजी से कंपेयर करेगा, बहुत जल्दी जल्दी, शायद कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत सारे नंबर को लॉजिक के हिसाब से स्टोर कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज है कितनी दफा चलाना है। ठीक है, तो दैट इज अगेन, अगर 50 स्टूडेंट है तो मैंने ये फंक्शन 50 दफा चलाना है, 100 है तो मैं कैलकुलेट कर लूँ नंबर ऑफ लूप्स और फिर उसी तरह से चलाऊं। तो ये 3 चीजें हैं मेजर। सीक्वेंस, कौन सी चीज पहले चलेगी, कौन सी चीज बाद में चलेगी। ये आपको जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो सीक्वेंस आपको बता रही होती है फ्लो की, ठीक है ना। जो फ्लो चार्ट आप बनाते हैं या जो प्रोग्राम की जो फ्लो बनाते हैं, प्रोसेस फ्लो कहते हैं उसको, ठीक है। तो प्रोसेस बनाने की भी एक टेक्निक्स है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, किसी को अगर शौक हो तो वो पढ़ ले कि क्या आप सर कह रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है, BPMN। ये अगर आपको किसी को शौक है तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन, ठीक है। पहले क्या चीज चलेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, तो प्रोसेस आप समझते हैं, उस हिसाब से कोडिंग लिखते हैं। तो प्रोसेस समझने के लिए ये जिस तरह फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट का एक एडवांस टूल है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। और एक्चुअली ये वर्जन 2 के नाम से कहा जाता है, ये V2, BPMN V2, ठीक है। तो किसी को शौक है तो वो नेट पे सर्च कर ले या यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देख ले। तो पहले सीक्वेंस समझते हैं और फिर उसको लॉजिक डेवलप करते हैं, या जिसको एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, पहले बैंकिंग का जो भी प्रोसेस है उसको समझेंगे, तो खाली समझेंगे नहीं, एक टूल है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन का, उससे आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप उसकी लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक लिखने के बाद या सूडो कोड लिखेंगे, सूडो कोड करने के बाद एक्चुअल कोड लिखेंगे, जिसको पढ़ना समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक मैदान में गए और घर बनाना शुरू कर दिया, पहले आप उसकी डायमेंशन लेंगे, उसका नक्शा बनाएंगे, उसका आर्किटेक्ट बनाएंगे, फिर जाके आप बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी सीक्वेंस, उसकी लॉजिक, और फिर ब्रांचिंग, सिलेक्शन को कहते हैं ब्रांचिंग, एंड देन आइट्रेशन। ये 3 चीजें हैं जो आपको अगर समझ में आ जाए तो एप्लीकेशन को समझना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो रही है बातें, सर को टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही हैं, सर ने जो बातें बताई हैं, ठीक है। ये BPMN अगर आपने 7 सेमेस्टर में उनसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी तो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन भी सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये क्या चीज होती है। अब ये 3 चीजें जब आप कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है समझना आसान हो गया। आप जब घर बना रहे हैं तो इसमें आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले पिलर बनाते हैं, फिर उसकी बीम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जनाब इतने मॉड्यूल होंगे, और ये लूजली कपल्ड होगी, और ये अलग अलग होंगी, और यहाँ पर मजबूरी में इंटीग्रेशन होगी। तो ये आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगी, उसके बाद फिर आप कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा ना, रिलेटिवली चेंज करना, मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मेकिंग सेंस द डिस्कशन? स्टूडेंट समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या करती है जनाब, यही चीजें कर लेती है, क्लैरिटी, क्वालिटी, डेवलपमेंट टाइम। तो क्लैरिटी तो आपको समझ में आ गई कि जो चीज मैंने लिखी है, अगर मैंने उसकी लॉजिक आपको बता दी है और उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है,
तो समझना आसान हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है ना, किसी को भी, चाहे जो भी मेरी टीम में पार्ट हो। तो एक आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्ट बना दिया, लेकिन बहरहाल बाकी टीम को वो समझा पाएगा, क्लैरिफाई कर पाएगा, और उसको बाद में भी समझना आसान हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर से ली है, कस्टमर का प्रोसेस समझा है और उसके मुताबिक बना रहे हैं, तो जैसे जैसे जो चीज आपके, देखिए होता क्या है कि जो चीज आपके दिमाग में है उसकी एक लिमिटेशन है ना, वो उससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। तो होता क्या है कि जो चीज आपने अगर डिजाइन पेपर पे बना लिया है, तो लोगों को समझाने के अलावा आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, तो उससे क्वालिटी क्यों बेहतर होगी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना आसान हो गया और उसको कन्वर्ट करना इनटू कोडिंग आसान हो गया। तो क्वालिटी क्या है कि कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या थी और बनाया क्या है, वो अगर डॉक्यूमेंट है तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्वालिटी, क्लैरिटी तो आगे, क्वालिटी क्यों समझ में आ रही है कि क्योंकि क्लैरिटी के साथ डॉक्यूमेंटेड है। अब इसको कन्वर्ट करना, उसमें कोई चीज रह गई तो डॉक्यूमेंट देख लो, कोई चीज ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट देख लो। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट करने के साथ हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट डेवलपमेंट टाइम? डेवलपमेंट टाइम जाहिर सी बात है, आप जब टीम को दे रहे हैं तो हमने बात की थी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट टाइम एक नेचुरल टाइम है वो तो लगेगा, लेकिन अगर आप में प्रोसेस अच्छा नहीं है, टीम का स्किल सेट अच्छा नहीं है, तो डेवलपमेंट टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों ज्यादा लग जाएगा? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में गलतियां होंगी और उसको सही करने में नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी, फिर थर्ड आइट्रेशन चलेगी, फिर चौथी आइट्रेशन चलेगी, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा उसमें, और वो डेवलपमेंट टाइम जो है आपका ज्यादा लग जाएगा और आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। और अगर कोई अच्छी टीम होती है, एक्सपीरियंस टीम होती, तो वो जल्दी और कम टाइम में कर पाती। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये तीनों चीजों को इंप्रूव करेगी, क्लैरिटी को, क्वालिटी को और एफिशिएंसी को, यानी डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा आपका। ये तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं सर के डिस्कशन से? Yes, sir. ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आए तो सर से पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो सर नोट्स दे रहे हैं ना, इसमें आप अपने हाथ से नोट्स भी लिखते जाइएगा, सारा कुछ समझना आसान है आपको लिए। फिर उसको समझ में आ जाएगा तो याद करना आसान हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तभी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक्सटेंसिव यूज होता है ना, सिलेक्शन का, आइट्रेशन का, ब्लॉक स्ट्रक्चर, या ब्लॉक स्ट्रक्चर को आप फंक्शन कह लें या रूटीन कह लें। ठीक है ना, ये चीज यहाँ से कैलकुलेट कर लो और ये फंक्शन हर जगह, तो ब्लॉक स्ट्रक्चर कहलाते हैं वो। ठीक है, या रूटीन्स कहलाते हैं या फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को के नाम बहुत ही क्लैरिफाई हो, नेमिंग कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है ना, जैसे डेट लिखना है तो डेट आप बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, DAT लिख सकते हैं, DTE लिख सकते हैं, लेकिन अब स्टैंडर्ड क्या है, DATE ही लिखो बस, जिसने लिखना है बस यही नाम लिखना है, क्योंकि वरना कंफ्यूजन होती है। या अगर फलानी चीज लिखनी है तो ऐसे लिखनी है, वो 200-300 वेरिएबल के नाम है, बस यही लिखना है, तो हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, इस वेरिएबल का क्या मतलब है। तो वेरिएबल इज नेम इज अंडरस्टैंडेबल, फंक्शन का नाम इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, तो जिससे आपको समझ में आ जाता है। जैसे अगर आपने मेरी नोट्स देखे होंगे तो नोट्स के नाम है ना, ये पहला लेक्चर 1 है और इंट्रोडक्शन है, लेक्चर 2 है, इसमें फलानी चीज है, तो नाम से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं, बिकॉज आई एम टीचिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो मैं उसी तरह से। और अगर मैंने उसको मॉडिफाई किया तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो नाम से भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। क्यों? बिकॉज आई एम टीचिंग दिस एंड आई हैव टू यूज इट। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो प्रोग्राम देखने से आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। तो अब समझ में आ रही है मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है और नॉन मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर क्या है। यानी जो आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं लिखी पढ़ी, तो अब लिखते जा रहे हैं, पढ़ते और लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और वो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब मैं एक बैंक का सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था, तो उसमें एक साहब कहीं से आए और अच्छे प्रोग्रामर थे, और आके मेरे पास शिकायत करने लगे कि जनाब देखिए मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, आप चला के देख लें, लेकिन Q&A इसको पास नहीं किया है। तो मैंने कहा भाई, मुझे मालूम था कि क्यों नहीं किया होगा, तो मैंने कहा भाई Q&A क्यों नहीं किया, आपकी शक्ल पसंद नहीं है या क्या बात है, या देयर सर्टेन रूल्स? क्या लगे सर, उनका रूल्स है कि जिसमें कमेंट होने चाहिए, इसमें ये होना चाहिए और ये लॉजिक आसान होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि लॉजिक आसानी होनी चाहिए और कमेंट्स होने चाहिए, किसी वजह से वो कह रहा है।
अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल नहीं होगा। चल रहा होगा, बिल्कुल सही चल रहा होगा, उसकी लॉजिक भी बिल्कुल सही होगी। स्पैगेटी कोड भी बिल्कुल उसकी लॉजिक सही होती है, सही चल रहा होता है स्पैगेटी कोड, लेकिन उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो देयर इज ए रीजन। आप समझ में आ रही है? जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो देयर इज ए रीजन दैट यू नीड टू कंप्लाई द पॉलिसीज। आप कहेंगे नहीं जी मैं तो कमेंट नहीं लिखता, नहीं भाई आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, आपको मालूम है कि आप एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट है, यू नीड टू फॉलो। क्लियर हो रही है बात? कि जब आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, किसी बड़ी टीम का पार्ट पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। वो यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि जनाब क्यों करेंगे, तो उसकी वजह समझ में आ रही है कि अच्छा सर ने बताया था कि क्योंकि फिर ये जब हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर तो 1 साल में बनेगा, लेकिन ये 5 साल तक चलेगा, तो अगर किसी की समझ में नहीं आया तो क्या होगा? ठीक है, क्लियर हो रही बात? ये वो वाली चीजें जो सेल्फ